हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। बेटा, हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें एम्पियर सर्किटल लॉ की बात की थी, ठीक है। और उसके कुछ एप्लीकेशंस भी देखे थे, जैसे टॉरॉइड के बारे में मैंने बात की थी। टॉरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से निकालोगे आप, और सोलेनॉइड की भी बात की थी मैंने, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा। एंड एक मैंने और बताया था, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर जो करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे फाइंड आउट करोगे यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर? ये तीन एप्लीकेशंस मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। अब मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, इस वीडियो में आगे जो डिस्कशन होगा हमारा, ये टोटली होगा फोर्स और टॉर्क से रिलेटेड, ठीक है। मतलब अगर हम एक करंट कैरिंग वायर को क्या करें भाई, कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, या किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, उससे रोटेशन होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक, एंड दैट वन इज फर्स्ट टॉपिक, द फोर्स बिटवीन टू parallel current carrying wires, parallel current carrying wires, ठीक है। सो मेरे पास यहां पर दो वायर्स होंगे जो पैरेलल होंगे और उनमें करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो अब उन वायर्स की वजह से अब होगा क्या कि भाई दो वायर्स हैं, सपोज एग्जांपल ये हमारे पास दो वायर्स हैं, वन इज दिस लॉन्ग वायर है, ठीक है, अनदर वन इज दिस, और दोनों में करंट फ्लो हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एंड दोनों वायर जो हैं वो क्या है, पैरेलल है। बोथ द वायर्स आर पैरेलल। लेट अस सपोज दिस वन इज AV वायर एंड दिस इज XY वायर, ठीक है। ये XY कंडक्टर है, एक AV कंडक्टर है, दोनों में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है कुछ। सपोज the current in this wire is I1 and current in this wire is I2. now what is happening, जो करंट है इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। ये मैंने कल आपको बताया था, क्या बताया था कि एक करंट कैरिंग वायर जो है अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है उसकी वैल्यू आपने कल कैलकुलेट करी थी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था क्या, करंट कैरिंग वायर की वजह से उसके अराउंड R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। फाइन। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये दो वायर्स हैं मेरे पास, कुछ करंट इसमें फ्लो हो रहा है, कुछ करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से होगा क्या कि ये वायर जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है AV वायर में, तो इस AV वायर में करंट की वजह से ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो XY वायर है, इट विल आल्सो प्रोड्यूस सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ बिकॉज द करंट इज फ्लोइंग इन दैट वायर। सो व्हाट इज हैपनिंग कि जब इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के ऊपर फोर्स लगाएगा, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कौन से वायर का, XY वायर का, ये वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वायर AV पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। क्लियर? तो यहां पर होने वाला क्या है ये दोनों वायर्स जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। और नाउ हमें ये देखना है कि ये फोर्स कितना होगा, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ये सारी चीजें हमें देखनी है, और ये डायरेक्शन क्या होगी, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आपने ये तो पढ़ा हुआ है कि एक करंट कैरिंग वायर है L लेंथ का सपोज, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। फोर्स लगता है IBL, प्रोवाइडेड द एलिमेंट, जो करंट एलिमेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, और यू कैन सी द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास ये वायर है AB, और ये AB वायर जो है, ये AB वायर क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम यहां पर देखें कि मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अब मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ लेट कर लेते हैं, सपोज दिस इज डी, और ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा इट इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, ठीक है, दिस इज आवर assumption and the distance between these two parallel wires is d. So magnetic field due to wire or conductor AB, due to conductor AB at कंडक्टर x बाई के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसानी से हमें ये पता है क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, क्लियर, आई जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर, तो आई इसमें कितना, I1 अपॉन कितना सेपरेशन है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, डी है, तो हो जाएगा डी, ये हो गया हमारा डी, क्लियर। अच्छा, सिमिलरली अब हम अगर ये देखें कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस किया गया, ये वायर AB या कंडक्टर AB का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कंडक्टर AB का मैग्नेटिक फील्ड है ये, कंडक्टर AB में जो करंट I1 फ्लो हो रहा है उस I1 करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आया, क्लियर। अच्छा, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, अब मैं देखता हूं कि जो वायर है मेरा, force on XY conductor due to AB conductor, due to AB conductor, क्लियर। AB कंडक्टर फोर्स क्यों लगाएगा, क्योंकि AB कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा XY वायर रखा हुआ है, तो इस वजह से क्या होगा, ये यहां पर क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। अब देखो बेटा यहां पर क्या होगा तो फोर्स आप जानते हो भाई क्या होगा, F इज इक्वल्स टू आई, फॉर्मूला तो पढ़ा है, IBL साइन थीटा होता है एक्चुअल में, IBL साइन थीटा, थीटा क्या है हमारा, B और L के बीच का एंगल, एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, एक एलिमेंट कंसीडर कर लो, चलो यहां पर मैंने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ है ये L, स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर लिया जिसके लेंथ क्या है, इधर भी मैंने एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ है L। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस स्मॉल सेगमेंट की लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमने देखा यहां पर। अब देखो यहां पर ये पता लगाना है कि B और L के बीच का एंगल कितना है, तो वैसे तो 90 डिग्री है, लेकिन कैसे आया ये 90 डिग्री, जरा ध्यान से समझ लो। देखिए आपको पता भाई L तो ये है, ठीक है, तो अगर मेरा कंडक्टर इस तरह से रखा हुआ है तो L इज अलोंग द टेंजेंट और यू कैन से अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा वही हमारा उस एलिमेंट, उस सेगमेंट की भी डायरेक्शन होगी, उस जो करंट एलिमेंट है उसकी भी डायरेक्शन होगी, फाइन। तो ये तो हो गई हमारी L, फाइन। अच्छा, अब यहां पर ये जो वायर है हमारा AB, इस AB वायर की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना है BAB, इसकी डायरेक्शन क्या है ये समझना पड़ेगा। तो बेटा मैंने कल आपको राइट हैंड थंब रूल बताया था, राइट हैंड पाम रूल भी बताया था, दोनों में से कोई सा आप यूज कर लो, दैट इज बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो मैं राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल कर सकता हूं। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि अगर हम अपनी राइट हैंड पाम को इस तरह से एक्सप्रेस करें, इस तरह से एक्सपेंड करें कि थंब तो कहां हो, करंट की डायरेक्शन में, तो भाई करंट जा रहा है ऊपर, ऐसे ऊपर, इस वायर में ऊपर की तरफ करंट है, इसमें AB में, तो करंट ऊपर हो गया। फिंगर्स हमारी किधर होनी चाहिए, जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, मुझे यहां फाइंड आउट करना, कहां पर, इस सेगमेंट के ऊपर, तो यहां से इधर ही होगा ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारी फिंगर्स। अब आप देखो इसके नॉर्मल, पाम के नॉर्मल जो हमारा ड्रॉ किया जाएगा, दैट नॉर्मल जो होगा ये क्या बताएगा आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो आप देखो नॉर्मल कहां जाएगा, अंदर की तरफ, सो इट इज इनसाइड द बोर्ड, इट मींस यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कैसा है, क्रॉस्ड फील्ड बन रहा है। तो बेटा यहां पर आप ध्यान से समझो, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड अंदर की तरफ, ये हो गया मेरा करंट, और इनके बीच का एंगल कितना हो गया, इनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री,
फाइन, ये जो इनके बीच का एंगल ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। इट मींस ये क्या हो जाएगा F इज इक्वल्स टू आई बी और L हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और समझनी है आपने कि यहां पर तो दो करंट है, ठीक है, दो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी दो बन जाएंगे क्योंकि इसकी वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कौन सा करंट है और ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो हमने फोर्स लगाया ये कौन से वायर पर फोर्स है, एक्स वाई वायर पर फोर्स है, एक्स वाई वायर पर, ये एक्स वाई वायर पर है। तो करंट किसका होगा, एक्स वाई वायर का करंट होगा, करंट किसका होगा एक्स वाई वायर का, तो I2 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, दूसरे वाले वायर का, ए बी का, क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड में ही तो रखा हुआ है ये। तो ये हो गया ए बी का, मतलब इसको मैं बी ए बी लिख सकता हूं यहां पर, बी ए बी, क्लियर। और लेंथ सेगमेंट तो आपको पता ही है, कुछ भी ले लो, एल, जो भी आपने एज्यूम करना है एज्यूम कर सकते हो, देयर इज नो बाउंडेशन। इट मींस कि अगर मैं यहां पर एफ एक्स वाई निकालूं, या मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि एफ अपॉन एल लिख देता हूं इसको, और मे बी एक्स वाई रहने दो उसको, एक्स वाई अपॉन एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I2 बी ए बी, क्या है बी ए बी ये रहा, इंटू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। सो फाइनली ये मेरे पास क्या आएगा, एफ एक्स बाई अपॉन एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ये क्या आ गया, ये आ गया फोर्स ऑन द वायर, कौन से वायर पर, एक्स वाई वायर पर यूनिट लेंथ। मैंने पर यूनिट लेंथ क्यों निकाल दिया, बिकॉज ये बहुत लेंथी वायर, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, लॉन्ग कंडक्टर है, सो पर यूनिट लेंथ मैंने निकाल लिया, और ये क्या रहेगा हर यूनिट लेंथ पर सेम रहेगा, क्लियर। इट मींस ये जो हमारे पास फोर्स आया वो क्या आ रहा है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। I1 करंट AB वायर में, I2 करंट XY वायर में, और D क्या है, दोनों वायर्स के बीच का सेपरेशन, क्लियर। अच्छा, ये निकाल लिया हमने। अब हम बात करेंगे कि भाई सिमिलरली अगर मुझे इस वायर पर निकालना हो, कौन से वायर पर, AB वायर पर, तो AB वायर पर मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो AB वायर पर कैसे निकलेगा, तो आपने, मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड देखना पड़ेगा AB वायर पर किसका है, AB वायर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्स वाई की वजह से, तो यहां पर लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर एक्स बाई, ड्यू टू कंडक्टर एक्स बाई एट AB कंडक्टर, कितना होगा, यहां I2 आ जाएगा, यहां एक्स बाई हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फोर्स निकालना है AB कंडक्टर पर ड्यू टू एक्स बाई, कितना हो जाएगा, ये AB हो जाएगा, यहां I1 हो जाएगा, ये वाला करंट, ये वाला करंट क्या हो जाएगा I1, ये हो जाएगा एक्स बाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्स बाई मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एंड ये हो गया AB, ठीक है। तो फाइनली आप क्या देख रहे हो कि जो हमारे पास, इधर तो सेम ही रहेगा, इधर चेंज होने वाला नहीं है। इट मींस जो हमारे पास एफ एक्स वाई आया था एग्जैक्टली वही वैल्यू हमारी एफ ए बी की भी आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ ए बी। सो यहां पर आप देखो कि दोनों वायर्स क्या करेंगे, इक्वल फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे, क्लियर। अच्छा, अब यहां तक तो बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो फोर्स है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, एफ एक्स वाई पर यूनिट लेंथ है ये, ठीक है, पर यूनिट लेंथ है दोनों, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो पर यूनिट लेंथ है ये, और इसकी वैल्यू क्या आई, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई टी, ये वैल्यू है हमारी, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि ये सर हमने फोर्स तो निकाल लिया, मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये देखना है। ये फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन होगी।
तो डायरेक्शन किधर होगी ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या एज्यूम किया था, यहाँ पर मैंने एज्यूम किया कि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जाता है। क्लियर? तो अब मुझे निकालना है किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। अब ये फोर्स की डायरेक्शन निकलेगी कैसे, आपने रूल पढ़ा हुआ है, कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था, क्या बताया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या था, याद होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये वाला, इसमें हमने तीनों को 90 डिग्री पर एक्सप्रेस किया था। ठीक है, ये थंब क्या था, फोर्स रिप्रेजेंट करता था, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। ठीक है, एफ एम एंड सी करंट, ये करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हमारा फोर्स हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या करोगे, किस तरह से आपने जो है मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है वो देखो। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, इस वायर पे हमें देखना है, मान लो इस वायर पर मुझे देखना है, मुझे एफ एक्स वाई की वैल्यू देखनी है, एफ एक्स वाई की वैल्यू देखनी है। तो क्या होगा, एफ एक्स वाई की अगर आप वैल्यू देखोगे तो भाई देखो करंट कहाँ है, इस वायर पे करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो करंट ये वाला, ये फिंगर है हमारी मिडिल फिंगर, करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ऊपर कर लो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड है मेरा अंदर की तरफ, तो इस तरह से मैंने ये फिंगर हमारी अंदर की तरफ हो गई। क्लियर? इट मींस कि भाई ये जो थंब जा रहा है ये कहाँ जा रहा है, ये हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस एक्स वाई वायर पर जो फोर्स लगेगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इधर। ये हो गया हमारा एफ एक्स वाई। क्लियर? ये क्या होगा, एफ एक्स वाई। अब इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा, देखो यहां पर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें भी ऊपर ही जा रहा था, तो करंट हमारा क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ, दिस इज करंट। मैग्नेटिक फील्ड यहां कहां होगा ये देखना पड़ेगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ये जो निकाला मैंने, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, देखो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो यही होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसमें करंट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आप राइट हैंड वार्म रूल लगा सकते हो। ये क्या है भाई, ये हमारी फिंगर से किधर होनी चाहिए, ये जिस वायर के ऊपर हमें देखना है यहां होनी चाहिए। ठीक है, थंब करंट की डायरेक्शन में, तो पाम का नॉर्मल कहां जा रहा है, आउटसाइड, बाहर की तरफ आ रहा है। इट मींस कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वो डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये इनसाइड होगा और ये होगा मेरा आउटसाइड, ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा। इट मींस अगर मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा देता हूं तो ये करंट हो गया मेरा ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड हो गया बाहर की तरफ, तो थंब कहां जा रहा है, दिस साइड। क्लियर? सो अल्टीमेटली मुझे क्या यहां पर नजर आ रहा है, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दिस इज व्हाट एफ ए बी। इसका मतलब एक वायर पर इधर, एक वायर पर इधर, दोनों वायर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां से ये पता चल गया कि ये जो दो वायर्स हैं अगर उनमें पैरेलल करंट फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो उन दोनों पैरेलल वायर्स के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कंक्लूजन कि जो सेम डायरेक्शन वाले करंट्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो पैरेलल करंट होगा हमारा ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। फाइन। अच्छा, अब यहां पर एक चीज ऐसा भी हो सकता है कि भाई मान लो एक वायर में ऊपर की तरफ करंट है, एक वायर में नीचे की तरफ करंट है, तो अब क्या होगा, अब इस वायर पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो यहां तो क्रॉस ही होगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसकी वजह से बनेगा। तो इसमें तो करंट वही था, वही डायरेक्शन यहां है, तो क्रॉस फील्ड बन गया यहां। ठीक है, लेकिन इस बार इसकी वजह से जब यहां पर देखेंगे तो यहां पर बदल जाएगा, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, आउटसाइड था, लेकिन क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी, अब इसमें भी इनसाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई अब मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर्स पर क्या है, अंदर की तरफ है, और फाइनली जो आप फोर्स देखोगे वो क्या आएगा, देखते हैं जरा। इस वायर पर देखो, आप देखो
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये फिंगर करंट, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, फोर्स एफ, एम मींस मैग्नेटिक फील्ड, सी मींस करंट। सो फादर मदर चाइल्ड से आप याद रख सकते हो इसको। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, करंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप। तो अब थंब कहाँ जा रहा, उधर जा रहा है हमारा, राइट। दिस थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन, इट मींस इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, अब इसकी बात करें अगर, तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट कहाँ है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है अंदर, इट मींस थंब कहाँ जा रहा है, इधर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहां अगर अपोजिट करंट्स है, यहां पर देखो करंट अपोजिट है, एक वायर में ऊपर की तरफ है, एक वायर में नीचे की तरफ है, इट मींस बोथ द करंट्स आर अपोजिट। हेंस क्या हो रहा है यहां पर कि भाई जब अपोजिट करंट्स थे तो आपने देखा कि जो फोर्स है ये कैसा है हमारा, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इट मींस जो हमारे अपोजिट करंट्स हैं वो रिपेल करेंगे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो दोनों कंडक्टर्स रिपेल करेंगे। फाइन, चलिए, हाँ, तो ये हमने क्या किया, ये हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में यहां से पूछा जाएगा क्वेश्चन, एम्पियर्स की डेफिनेशन, 1 एम्पियर की डेफिनेशन यूजिंग दिस फोर्स, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस जो हमने फॉर्मूला निकाला है इसकी हेल्प से 1 एम्पियर की डेफिनेशन मुझे निकालनी है, और ये हर सेट में ऑलमोस्ट आपको दिया जाएगा इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए, और मोस्ट ऑफ बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो देखो जरा किस तरह से आप इसकी डेफिनेशन को लिखो, ठीक है। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला जो बताया वो तो सभी को याद हो गया होगा, क्या फॉर्मूला बताया, फोर्स बिटवीन 2 वायर्स, ये मैंने फॉर्मूला बताया, F अपॉन लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। क्लियर, ये मैंने फोर्स का फॉर्मूला बताया बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स। ये हमारे वायर्स थे, उनके मैंने कुछ लेंथ सेगमेंट ली थी, L लेंथ, दोनों में कुछ करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब ये अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्लियर, तो अगर ये रिपल्सिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, अट्रैक्टिव है तो सेम डायरेक्शन में करंट होगा, ठीक है। वो डिफरेंट केसेस हैं। तो अब यहां पर अगर हम एक बात करें तो देखो यहां पर एम्पियर की डेफिनेशन, 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप किस तरह से लिखोगे, क्योंकि इस फॉर्मूले से पूछी जाती है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। तो 1 एम्पियर हमारा किस तरह से डिफाइंड होगा, उसके लिए देखो अब यहां पर हमें क्या करना है भाई, अगर 1 एम्पियर हमारा होगा करंट तो I1 I2 हमारा 1 एम्पियर हो जाएगा। अगर मैं इसको I1 I2 को 1 एम्पियर ले लेते हैं और D को भी हम क्या ले लेते हैं, 1 मीटर ले लेते हैं, तो यहां क्या बचेगा, फोर्स अपॉन L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 10 का पावर -7 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा ये। क्लियर, इसका मतलब ये हो गया कि यहां ये तो आपने एज्यूम किया था, ठीक है, उस एजम्पशन के बेसिस पर आपने ये देख लिया कि अगर जो वायर्स है मेरे पास, इन दोनों वायर्स में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस 1 एम्पियर करंट की वजह से अगर वो दोनों वायर सपोज 1 मीटर के डिस्टेंस पर हैं तो कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ प्रोड्यूस हो रहा है, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। इसकी वैल्यू तो आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर में ही बताई थी मैंने, तो उसको आप देख सकते हो। तो कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ प्रोड्यूस हो रहा है इन करंट्स की वजह से, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। क्लियर, तो 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर इज द करंट flowing in 2 wires, 2 parallel wires, which are placed at 1 meter distance in space or in vacuum, and they produce the force on each other of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter. Clear?
डेफिनेशन लिख देता हूं, यहां पर क्या लिखोगे, 1 एम्पियर, यहां लिख देता हूं 1 एम्पियर is the current or amount of current flows into वायर्स और कंडक्टर्स भी लिख सकते हो, 2 पैरेलल वायर्स लिख देता हूं मैं, 2 पैरेलल वायर्स placing 1 meter apart. So 1 ampere is that amount of current, which flows in 2 parallel wires placing 1 meter apart, which produces a force per unit length between the wires of 2 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन पर मीटर। क्लियर? मतलब 2 पैरेलल वायर्स में फ्लो होने वाला वो करंट जो अगर हमारे वायर्स 1 मीटर की डिस्टेंस पर अपार्ट किए गए हो तो उन वायर्स में कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ प्रोड्यूस कर दे, 2 into 10 raised to power 7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स प्रोड्यूस करते। तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे करंट को हम 1 एम्पियर बोलते हैं। क्लियर? ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये हमने समझा, ठीक है, और यहां पर हमने फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं फर्दर, ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टॉर्क से रिलेटेड। क्लियर? क्योंकि भाई फोर्स लग रहा है, तो अगर हम किसी, हमारे पास सपोज करो एक वायर, एक कंडक्टर ना होके कोई सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कंडक्टर, ये तो लीनियर कंडक्टर था, ठीक है। अगर हमारे पास सर्कुलर कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल या फिर किसी भी तरह की कॉइल है, देन उसको अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो कितना हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये भी हमें देखना पड़ेगा यहां पर। तो देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल placed in magnetic field, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनेगा और इससे रिलेटेड ये इसका यूज है कहां पर, आगे मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें क्या होगा हमारा, उसमें मैं मैग्नेट जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, तो वहां पर यही टॉपिक यूज होगा। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि सारा का सारा जो वर्किंग प्रिंसिपल है किसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, वो सब ये इसी टॉपिक पर बेस्ड है। ये टॉपिक अगर आपको समझ आ गया तो आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो देखिए मान लो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है कोई, सपोज नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, और यहां पर मेरे पास एक कॉइल है, दिस वन इज कॉइल, ठीक है, और इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, इस तरह से इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, और ये कॉइल हमारी इस तरह से रखी हुई है कि इसका जो एरिया वेक्टर है इट इज मेकिंग सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? एरिया वेक्टर इज मेकिंग सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अच्छा, तो यहां पर अब होगा क्या भाई, जब हमने इसको यहां रख दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, नॉर्थ साउथ पोल्स लगा रखे मैंने, तो अब क्या होगा कि यहां पर करंट फ्लो हो रहा है इसमें। अब करंट अगर फ्लो होगा तो क्या होगा,
इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। लेट अस सपोज आई करंट इज फ्लोइंग इन दिस कॉइल, और नाम दे देता हूं मैं इस कॉइल का ABCD। ठीक है, तो बेटा आप जरा इसको ध्यान से समझो। देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ टू साउथ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड तो ये नॉर्थ टू साउथ हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो एरिया वेक्टर है वो तो परपेंडिकुलर है किसके, सरफेस के नॉर्मल होगा, तो ये एरिया वेक्टर है। अच्छा, अब यहां पर एरिया वेक्टर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और एक इंपॉर्टेंट टर्म है, पहले मैं उस टर्म को और डिफाइन कर देता हूं यहां पर। दैट इंपॉर्टेंट टर्म इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट को भी आपने यहां पर समझना है, क्योंकि इसी के टर्म में हम लोग आगे चीजों को डील करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है हमारा, मैग्नेटिक मूवमेंट इज बेसिकली डिफाइंड एज डायपोल मूवमेंट। क्लियर, फॉर कॉइल इट इज डिफाइंड एज, फॉर कॉइल इट इज डिफाइंड एज m इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया। क्लियर, करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया वेक्टर और एरिया। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हो। जब आप अगर आप वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म आएगी, अदरवाइज मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, I इंटू ए वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है ये, नॉट दिस, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। क्लियर, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा करंट है और जो एरिया वेक्टर है इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड बताएगा किसका, मैग्नेटिक मूवमेंट का। और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, जो हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। क्लियर, अच्छा अगर कॉइल में, अगर ये कॉइल के लिए है, ठीक है, और कॉइल अगर नहीं है, कोई बार मैग्नेट वगैरह है तो उसके लिए डिफरेंट केस है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मान लो कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अभी तो फिलहाल 1 टर्न है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 टर्न है कॉइल में, ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के अंदर, सपोज n नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल के अंदर, देन व्हाट विल हैपन, यहां पर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इफ देयर आर n टर्न्स, देन जो m होगा वो क्या हो जाएगा, NIA हो जाएगा, NIA हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारी टर्म है एक कौन सी, जिसको हमने नाम दिया मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर के अलोंग होगी। इसका मतलब कि यहां पर जो एरिया वेक्टर है इसके ही अलोंग मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट भी हो जाएगा, इसके ही अलोंग मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट भी हो जाएगा, एंड हेंस इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। ये यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलो इधर का नोट कर लिया, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ये मैंने इंपॉर्टेंट टर्म आपको थी वो डिफाइन कर दी, डायरेक्शन मैंने बता दी अलोंग द एरिया वेक्टर। ठीक है, जिसको आप राइट एंड थंब रूल से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा समझ लो कि कितना टॉर्क जनरेट होगा, कितना टॉर्क अप्लाई होगा इस कॉइल के ऊपर बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा आपको पता है कि अगर मेरे पास एक कॉइल है और ये कॉइल कहाँ रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में, या कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा ये देखना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा है, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। करंट हमारा कैसा है, ऊपर की तरफ है कुछ ऐसे, दो भी इस तरह से, कुछ इधर की तरफ करंट ऐसा। तो आप अल्टीमेटली जब इस लेफ्ट हैंड से इसको देखोगे, करंट कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसे ऐसे डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो फोर्स हमारा नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, फोर्स हमारा इसके ऊपर कैसा आएगा, नीचे की तरफ आएगा। सो दिस विल बी फोर्स। अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ, इसको अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसका एक छोटा सा पोर्शन, ठीक है, तो मे बी मैं एक ऊपर से एक पोर्शन कंसीडर कर लेता हूँ दिस, जो कि BC हो सकता है या फिर AB, जो मर्जी है वो ले लो आप। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस वायर के ऊपर, इस वायर यहाँ इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, और इस पॉइंट पर देखेंगे तो ऊपर की तरफ लगेगा। कैसे लगेगा वो मैंने अभी आपको बताया, दोबारा से बता देता हूं। ये वाला पोर्शन कौन सा है, या तो आप इसे कंसीडर कर लो या फिर इसे कंसीडर कर लो। यहां पर ये पूरी कॉइल कंप्लीट करोगे तो ऐसे कॉइल बन जाएगी, ठीक है, इसको पूरा कॉइल कंप्लीट करोगे तो ऐसे कॉइल बन जाएगी ये।
तो मैंने एक टॉप व्यू देख लिया इसका, दैट्स इट। तो जब इस पोर्शन की बात की मैंने ए से बी तक के लिए, तो आपको पता है कि भाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, करंट मेरा ऊपर की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, ये हो गया हमारा करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। क्लियर? इस तरह से हमारा फोर्स, देखो फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, दिस वन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी जब मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देखो जो फोर्स है हमारा वो ऊपर की तरफ आएगा, क्यों, क्योंकि करंट हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स, ये हमारा करंट हो गया, ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये क्या होगा, फोर्स बताएगा। करंट नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स दिस, तो ऐसे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आप इसको ऊपर की तरफ ही रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। वैसे तो ये अंदर की तरफ है, एक्चुअल में ये इनसाइड है, लेकिन इनसाइड रिप्रेजेंट में नीचे की तरफ कर रहे हैं, बोर्ड में इनसाइड रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, 3D डायग्राम बनेगा, तो इनसाइड में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बट एक्चुअल में इट इज इनसाइड। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस फोर्स डाउन अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये वाला फोर्स जो है ये क्या होगा कि भाई इसमें क्या हो रहा है कि इस तरह से करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो फोर्स कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर वाला फोर्स मैंने ऊपर की तरफ ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या होगा कि देखो अभी इन दोनों पोर्शन को मैंने कंसीडर कर लिया, अब मैं देखता हूं कि BC और AD पर क्या होगा, क्या इस पर भी फोर्स लगेगा, अगर लगेगा तो क्या होगा, तो BC की अगर मैं बात करूं तो BC पर हमारा जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में आएगा, उसको देखो आप, तो भाई करंट ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट कहीं ऐसे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है इधर की तरफ, तो एक फोर्स लगेगा हमारा किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ, ऐसा फोर्स लगेगा, ठीक है। और इस वाले पोर्शन पे भी आप इसको 3D से ध्यान से समझोगे, इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के, तो आपको समझ आ जाएगा ये फोर्स मैं कहां से बना रहा हूं, इस वाले कंडक्टर पे फोर्स कैसा लगेगा, नीचे की तरफ। अब अगर आप इन सभी को ध्यान से समझो, इसमें तो लग गया हमारा दिस पोर्शन, इसका मैंने सिर्फ ये वाला व्यू कंसीडर किया है, ये वाला व्यू, ठीक है। इन पॉइंट्स पर मैंने कंसीडर किया कि इस पॉइंट पर फोर्स नीचे, इस पॉइंट पर फोर्स ऊपर, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों फोर्सेस की अगर आप बात करो, इसको मैं दे देता हूं नाम F1, इसको नाम दे देता हूं F2, और इन दोनों फोर्सेस की अगर हम बात करें F3 और F4 की अगर मैं बात करूं, तो F3 और F4 आप देखो दोनों सेम लाइन पर आ रहे हैं, और इनकी वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। क्यों जरा सेम होगी, ध्यान से समझो। अगर मैं बोलूं कि ये लेंथ है मेरी L और ये यहां से यहां तक ब्रेथ है B, रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो ये भी B हो जाएगी, ठीक है, और ये L हो जाएगी। तो आपको पता है कि फोर्स निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, F इज इक्वल्स टू I/B/L, और साइन 90 यहां पर एज्यूम कर रखा है, साइन 90 हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो हमने इस तरह से एज्यूम किया V और L के बीच का एंगल 90 है, मैक्सिमम केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो F होगा वो क्या होगा, आप देखो I/B/L, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसकी लेंथ ये आ जाएगी B, सेम लेंथ यहाँ है, करंट दोनों में सेम है, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम होगा ही क्योंकि बाहर एक्सटर्नल फील्ड है ये, तो F3 और F4 ये दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे, और साथ में कैसे हैं, अपोजिट भी है, और सेम लाइन ऑफ एक्शन है, सेम लाइन ऑफ एक्शन, क्लियर, अपोजिट भी है, इक्वल भी है, सेम लाइन ऑफ एक्शन भी है। तो ये जो F3 और F4 है ये क्या करेंगे, एक दूसरे को, दे विल गेट कैंसिल्ड आउट, ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, और मेरे पास अब जो फोर्स बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन पे बचेगा, मतलब इन दोनों कंडक्टर्स पर बचेगा, AB पोर्शन और CD पोर्शन पर बचेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इन पर फोर्सेस तो अपोजिट लग रहे हैं, लेकिन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। आप देखो इस पर ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है, तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है और दोनों पर अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। इट मींस ये एक ऐसा सिस्टम बना है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया कपल।
यहां पर ये सिस्टम कैसा बन रहा है, कपल बन रहा है, क्यों? क्योंकि फोर्सेस की वैल्यू भी इक्वल होगी, वो आप आसानी से निकाल सकते हो। यहां पर एल नहीं आएगा, इट इज एक्चुअली बी, ये बी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की लेंथ है बी। यहां पर अगर आप देखोगे फोर्स ऑन ए बी एंड सी डी, तो क्या देखो आप F1 और F2 की बात करोगे तो ये आई बी एल ही आएगा, आई बी एल ही आएगा यहां पर। और आप देखो ये अपोजिट भी है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इट मींस इट इज कपल एंड हेंस अगर हमारे पास एक कपल है देन व्हाट इज हैपनिंग कि ये क्या करेगा, सिस्टम को रोटेट कराने की कोशिश करेगा। क्लियर? नेट फोर्स जीरो है लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है। इन दैट केस नेट टॉर्क जीरो नहीं है, सिस्टम के ऊपर टॉर्क लगेगा और टॉर्क अगर लगेगा तो ये सिस्टम हमारा इस तरह से रोटेट करना शुरू कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेशन शुरू हो जाएगा। अब अगर रोटेशन शुरू हो गया तो इसका मतलब टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क लग रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स तो मैंने निकाल लिया। अब बेटा यहाँ पर देखो कि भाई अगर ये हमारा सिस्टम रोटेट करेगा तो इसका ये रोटेशन पॉइंट भी होगा। ठीक है, इसका ये रोटेशन पॉइंट होगा। अब इसका रोटेशन पॉइंट ये अगर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा ऐसे, एंड देन दिस साइड। क्लियर? तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर ये जो लेंथ है हमारी ये कितनी होगी, ये तो हमें पता है, ये हमारी b/2 है, ये पूरा b है तो यहां से यहां तक हाफ हाफ b/2 हो जाएगी, इधर b/2 और ये इधर भी b/2 होगी। ठीक है, अच्छा ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और इसके साथ कुछ एंगल बनाता हुआ ये क्या हो गया मेरा m। ठीक है, ये m हो गया। तो अगर आप ये देखो ध्यान से कि भाई ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और इसको थोड़ा सा इधर प्रोड्यूस कर देता हूं मैं, b/2 हटा देता हूं यहां से, दिस, तो ये हो गया b/2, इधर हो गया b/2। अब अगर ये एंगल मेरा क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है इट इज थीटा। इफ इट इज थीटा देन व्हाट विल बी योर दिस एंगल, दिस व्हाट विल बी योर दिस एंगल, क्योंकि अब आपको पता भाई ये एंगल थीटा है, ये तो ये पूरा हमारा 90 डिग्री बनेगा इस तरह से। ठीक है, इसके साथ ये 90 डिग्री बनाएगा, नॉर्मल है ये तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली इधर भी ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टॉर्क। टॉर्क कैसे निकलता है, टॉर्क आपको पता है, टॉर्क इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। ये डिस्टेंस कहां से, पॉइंट ऑफ रोटेशन से, पर पॉइंट ऑफ रोटेशन से कहां तक की डिस्टेंस, फोर्स तक की डिस्टेंस। क्लियर? हाँ, तो ये टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, टॉर्क इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, पॉइंट ऑफ रोटेशन से, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ रोटेशन है। ठीक है, अब मैं इस ऊपर वाले डायग्राम को रफ कर देता हूं क्योंकि इसकी नीड नहीं है। अब सारा का सारा जो डेरिवेशन है वो यहां से होगा, इस इंपॉर्टेंट जो डायग्राम मैंने बनाया इससे होगा। ठीक है, ये हटा दिया। अब देखो यहां पर ये F1 लगा, ये 90 माइनस थीटा एंगल था ये वाला, क्योंकि ये थीटा था। ठीक है, तो अगर हमने बोला कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है b/2, बट मुझे चाहिए फोर्स से कहां तक की डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ रोटेशन तक की डिस्टेंस, और वो भी कैसी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स से पॉइंट ऑफ रोटेशन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यही तो होगी, यहां से लेकर यहां तक, इधर ये वाली होगी दिस डिस्टेंस, और इधर ये डिस्टेंस होगी दिस। तो जब आप ये निकालोगे, ये यहां से इधर की डिस्टेंस और इधर की डिस्टेंस, तो क्या आएगी, देखो ये b/2 है, ये 90 माइनस थीटा एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, इसके सामने ये है, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा
b बाई टू साइन थीटा। क्यों? क्योंकि जब इसको यहां ब्रेक करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। देखिए, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी हमारी b बाई टू, और इसको जब यहां इसका यहां पैरेलल कंपोनेंट आप देखोगे तो क्या आएगा, पैरेलल कंपोनेंट के साथ cos थीटा आ जाता है, ये आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा b बाई टू cos 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्यों आया? क्योंकि ये एंगल 90 माइनस थीटा, ध्यान रखना ये एंगल थीटा है लेकिन ये 90 माइनस थीटा है, इसलिए क्या आ गया 90 माइनस थीटा। ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई फोर्स, कौन सा? ये F2 फोर्स ही तो है, ये वाला, ये F2 फोर्स है, दिस F2। ये हो गया हमारा, ये इस वाले पार्ट पर फोर्स हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब क्या होगा, दूसरे वाले पार्ट पर फोर्स होगा। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये जो टॉर्क है दोनों केसेस में सेम है, इधर इस तरह से और इधर भी इसी डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली। b बाई टू कॉस 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाई F1, क्लियर? b बाई टू कॉस 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाई F1। अब यहां पर इधर ये 90 माइनस थीटा क्यों आया? क्योंकि ये एंगल क्या है, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा है। तो जब आप इस b बाई टू को ब्रेक करोगे, यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालोगे, तो b बाई टू कॉस थीटा, और थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू b बाई टू कॉस की जगह 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा। F2 क्या है मेरा, IBL, ये यहां पर निकाला हुआ है, F1 F2 दोनों इक्वल है, प्लस b बाई टू साइन थीटा, और ये हो जाएगा इंटू IBL। तो अब इनको देखोगे तो क्या हो जाएगा, IBL कॉमन आ जाएगा, b बाई टू साइन थीटा, ये सारी चीजें सेम है, तो ये हो जाएगा b, इसको ऐसे लिख दो IBLB साइन थीटा। ये LB क्या हो गया आपका, या तो यहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। L और B के टर्म में आ गया, मतलब साइड्स जो हमारी कॉइल की जो साइड्स हैं उसके उनकी लेंथ के टर्म में, उनकी ब्रेथ के टर्म में आ गया, साइड्स की जो हमारी लेंथ होगी उनके टर्म में आ गया। और इसको आगे और एक्सपेंड करोगे तो आपको पता है कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल मैंने यहाँ पर बनाई थी उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। सो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली ये मिल जाएगा मुझे टॉर्क इज इक्वल्स टू IB, और ये हो जाएगा एरिया इंटू साइन थीटा, ये हो गया टॉर्क, ठीक है। अब अगर यहां पर n नंबर ऑफ टर्न्स हो कॉइल के अंदर, n नंबर ऑफ टर्न्स अगर कॉइल के अंदर है, इफ देयर आर n टर्न्स, कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, तो टॉर्क कितना हो जाएगा हमारा NIA साइन थीटा, क्लियर। और NIA आप जानते हो, NIA मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इट मींस इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा, और NIA क्या बन जाएगा मेरा, ये मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा, तो इसको M लिख सकते हो, ये हो गया MB साइन थीटा। और आपको अब याद आ गया होगा यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपने जब टॉर्क निकाला था तो क्या आ रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क क्या आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आपने टॉर्क निकाला था तो वहां पर टॉर्क आ रहा था हमारे पास PE साइन थीटा। एग्जैक्टली वही फॉर्मूला यहां आ गया, MB साइन थीटा, सिर्फ क्या चेंज हुआ, जो मैग्नेटिक मूवमेंट था, यहां जो इलेक्ट्रिक मूवमेंट था, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, वो मैग्नेटिक मूवमेंट में बदल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में बदल गया, क्लियर। ये हमारे एनालॉगस चेंजेस हुए यहां पर। अब इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे, टॉर्क इज इक्वल्स टू M क्रॉस B। क्यों? क्योंकि दोनों ही ये वेक्टर क्वांटिटी है और साइन थीटा लगा हुआ है, इट मींस ये क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके क्रॉस प्रोडक्ट, M और B के क्रॉस प्रोडक्ट, क्लियर। तो इसको आप M क्रॉस B भी लिख सकते हो, और यहां से ये आपको पता चल गया कि हमारे पास कितना टॉर्क लगेगा
व्हेन एनी कॉइल इज प्लेस्ड, एनी करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस टॉर्क की डायरेक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो आप समझ जाना क्रॉस प्रोडक्ट है किसका किसका, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास m मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, तो जो टॉर्क आएगा जिसकी वैल्यू है m क्रॉस b वो यहाँ आएगी। इसका मतलब कि टॉर्क जो होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देख लिया, इसकी डायरेक्शन देख ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। अब इसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट, जब मैं नेक्स्ट टॉपिक डील करूंगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो इसको आप एकदम ढंग से इसको कर लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।